हेलो दोस्तों, मैं फतेह सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरनमेंट की सीरीज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस लेक्चर और इस सीरीज को पूरा जरूर देखना। इस लेक्चर और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को कंप्लीट करेंगे। और आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सब एग्जाम के लिए आपके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। फर्स्ट लेक्चर है आज। और मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इकोलॉजी के बारे में देखेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे, इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम वो देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग देखेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी वो देखेंगे, बायोम क्या होता है वो देखेंगे, एंड बायोस्फीयर क्या होता है वो सारा का सारा देखेंगे। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है काफी स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होती है कि बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, बायोस्फीयर कैसे अलग है इनसे, बायोम क्या होते हैं। तो फैक्ट विद एग्जैक्ट फैक्ट और विद एग्जैक्ट वर्ड्स जो आपको मिलेंगे एग्जाम में वो बताऊंगा। तो चलो जी, शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहली टर्म है जी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज, अब क्या इसका मतलब क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। देखो जी, अब जहां पर हम लोग रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऑर्गेनिज्म है, हम लिविंग हैं। हमारे अराउंड बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस पे लेक्चर सुन रहे हो वो आपका लैपटॉप ही हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, वो नॉन लिविंग चीज है। आप बेड है, आप कुर्सी पे बैठे हो, आप अपने रूम में हो, आप अपने रूम में चारों ओर देखो, आपको कोई ना कोई और बहुत सारी नॉन लिविंग चीज मिल जाएंगी। कोई ना कोई आपको लिविंग चीज भी मिल जाएगी। आपका दोस्त कोई बैठा हो सकता है, आपका रिश्तेदार बैठा हो सकता है, आपका भाई बहन, कोई बंधु माता पिता बैठा हो सकता है। तो वो लिविंग थिंग्स है। ठीक है। तो जब हम इन सारी चीजों के रिलेशन की, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो आपने वर्ड कौन सा याद रखना है, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है जी, एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंट। तो जो भी आपके चारों ओर है, जो पूरी लाइफ में आपको इंपैक्ट करेगा वो एनवायरमेंट है। आगे चलते थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ऑल द सम ऑफ, ठीक है, टोटल सम, जो भी, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जो आपके अराउंड है, वो जो आपको इन्फ्लुएंस करे, उसको मैं बोलता हूं एनवायरमेंट। तो यहां पर आपने वर्ड कौन सा याद रखना है जी, टोटल सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम वायरस टू मैन, अगर मैं वायरस से लेके मैन की बात करूं, तो सारे के सारे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं जी अदर ऑर्गेनिज्म पे और एनवायरमेंट पे। ठीक है। अब किसके लिए डिपेंड होंगे, फॉर द फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर है, शेल्टर मीन्स रहने के लिए, और अदर नीड्स के लिए। मीन्स हमारी जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, उस टोटल सम को मैं क्या बोलूंगा, एनवायरमेंट। ठीक। तो मींस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में अब डिफरेंस क्लियर हो गया। इकोलॉजी क्या है, इस सारे की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, लेकिन जो हमारे चारों ओर है उसको मैं क्या बोलता हूं, एनवायरनमेंट। अब रिलेशनशिप, ठीक है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, ऑर्गेनिजम्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है और उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो काफी कम्प्लेक्स है, बड़ा कम्प्लेक्स है। ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या मिलता है जी, बोथ, कौन कौन सी, लिविंग भी और नॉन लिविंग चीजें भी। और लिविंग को मैं क्या बोलता हूं, बायोटिक, एंड लिविंग को अबायोटिक कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। हाँ, एनवायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं है। एनवायरमेंट कहता है चेंज होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके चारों ओर कितनी चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कोई पेड़ देखा होगा, आपके अराउंड पेड़ होगा, कभी वो काट दिया गया होगा तो एनवायरमेंट चेंज हो गया। जहां फिर कोई नया पेड़ लगा दिया तो वो एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं वो आपको दोनों में मिलेंगे, बायोटिक में भी और बायोटिक में भी। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही आपको चेंज मिलेंगे। ये चेंज होते रहते हैं। चलो आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा, अबायोटिक एंड बायोटिक। थोड़ा सा मैं आपको बायोटिक एंड अबायोटिक में डिफरेंस क्लियर कर दूं। अबायोटिक फैक्टर मींस नॉन लिविंग पार्ट्स, जो भी एनवायरनमेंट में है। ठीक है। अबायोटिक मींस लिविंग पार्ट्स। तो अब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अबायोटिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे एनर्जी हो गई, रेडिएशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, हीट फ्लो हो गया, वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, विंड होगी, फायर होगी, ग्रेविटी होगी, टोपोग्राफी होगी, सॉइल होगी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें, ये नॉन लिविंग चीजें हैं। लेकिन दीज ऑल द कंपोनेंट्स आर द
पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, ये और सारे के सारे कंपोनेंट क्या है, एनवायरमेंट का पार्ट है। हमें पता है ना तो हम एनर्जी के बिना रह सकते हैं, हमारी डिपेंडेंसी है ना एनर्जी के ऊपर। टेम्परेचर की हमें जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, एटमॉस्फेरिक गैसों की भी जरूरत है। ये सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो है अबायोटिक पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब बायोटिक आ गया जी। बायोटिक में क्या होगा, जितने भी लिविंग थिंग है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, चाहे वो नॉन ग्रीन प्लांट है वो भी इसका पार्ट है, डीकम्पोजर्स हो गए, पैरासाइट हो गए, ठीक है जी, एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, दीज ऑल आर वायरसेस हो गया, ठीक है, दीज ऑल आर क्या है, बायोटिक है। तो जब ये चारों चीजें सब चीजें आपके अराउंड है तो वो क्या है, एनवायरमेंट। और अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हो ना रिलेशन साथ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन बीइंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तब वो हो जाएगा बायोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी, नॉट बायोलॉजी, इकोलॉजी। क्लियर है, तब वो क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा डिफरेंस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। चलो अब हम लोग देखते हैं जी लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि आई होप आपको इकोलॉजी भी क्लियर होगा, एनवायरमेंट भी क्लियर होगा, उसके कंपोनेंट भी क्लियर होगा। अब है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। जो इकोलॉजी होती है उसमें कैसे कैसे लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। सबसे पहला होता है जी इंडिविजुअल, मींस आपको इंडिविजुअल मिलेगा, जैसे ये फिश इंडिविजुअल है। दूसरे नंबर पे होगा पॉपुलेशन, अभी नंबर ऑफ स्पीशीज, हाँ इसको हम लोग सिंगल स्पीशीज भी बोल सकते हैं, एंड अ नंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज, तो वो पॉपुलेशन होगी। अब कम्युनिटी होगी जी, अब कम्युनिटी में क्या होता है, आपको और भी स्पीशीज मिल जाएंगे, ये अलग है, ये अलग फिश है, ये ग्रास आ गया, ये और फिश आ गई और टाइप की, ये कीड़ा सा आ गया कोई, तो ये कम्युनिटी होगी। अब कम्युनिटी के साथ आ गया इकोसिस्टम, फिर आ गया बायोम, फिर आ गया बायोस्फीयर। अब इन जो लास्ट वाले थ्री हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इसमें डिफरेंस मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें से आपने याद क्या करना है, इसका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है याद करना। मैंने देखा है एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि वो आपको बता देगा, आपको ऑप्शन दे देगा जी, इंडिविजुअल दे देगा या स्पीशीज दे देगा, पॉपुलेशन दे देगा, कम्युनिटी दे देगा, इकोसिस्टम दे देगा, बायोस्फीयर दे देगा, और बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करो। तो आपने इसको इस हिसाब से याद करना है, ठीक है जी। चलो तो आगे चलते हैं। अब है मेरे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इट इज क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर है हमारे अराउंड, उसकी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अभी बायोस्फीयर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपको ना पूरा लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा। जैसे ही आप इस लेक्चर को रिवाइज करोगे तो आपको सारी की सारी जो डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी मार्क किया है, इस वर्ड्स को याद रखना। ये वर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है जी, इकोसिस्टम को। क्योंकि ना सभी एग्जाम में ये डेफिनेशन आ जाए, कभी पूछ लेते हैं इकोलॉजी की डेफिनेशन, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन या इकोसिस्टम की, तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि किसमें साइंटिफिक स्टडी है, किसमें टोटल सम है, किसमें वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, तो ऐसे चलो। तो अब इस बायोस्फीयर में क्या क्या कंसिस्ट है जी, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग, ठीक है, और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इकोसिस्टम। अभी बता दूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी तक हमने एनवायरनमेंट देखा जी, एनवायरनमेंट में क्या था कि ये इंसान है एक, ठीक है, उसके अराउंड काफी सारी चीजें ऐसे पड़ी हैं, तो ये तो जो पड़ी हैं विदाउट एनी फंक्शन, ये एनवायरनमेंट। अगर मैं, ठीक है जी, इसकी स्टडी करूं, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, तो वो हो गया इकोलॉजी। और जो ये इसके साथ फंक्शन कर रहा है तो वो हो गया इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट मींस इकोसिस्टम, साइंटिफिक स्टडी मींस इकोलॉजी, एंड सम ऑफ टोटल चीजें मतलब एनवायरनमेंट। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आपको क्लियर होगा जी, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे मैंने बोला प्लांट्स होंगे, ट्री होंगे, एनिमल होंगे, फिशेस होंगी, बर्ड्स होंगी, वे सारे सारे वाटर, सॉइल, मींस लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक। हाँ कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक और अ बायोटिक, कुछ ऐसा, तो वो भी आपने याद करना है, कंपोनेंट भी कौन कौन से होते हैं। जो इकोसिस्टम है वो काफी आपको वेराइटी ऑफ साइज में मिलेगा। कभी कभी आप देखोगे अ सिंगल ट्री, जो एक छोटा सा पेड़ होता है, वो भी एक अपने आप में इकोसिस्टम है।
और एक फॉरेस्ट भी क्या है अपने आप में इकोसिस्टम है। मींस जो इकोसिस्टम की आप लोग डेफिनेशन की बात करोगे तो आपको अगर सबसे छोटा आप देखोगे तो आपको एक ट्री मिल सकता है जी, ठीक है। हाँ, इससे छोटे भी जैसे होते हैं आपको थोड़ा सा एरिया मिल जाएगा, वो भी इकोसिस्टम में है। लेकिन अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं ट्री है मेरे पास, अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो मेरे पास पूरा फॉरेस्ट है, वो भी इकोसिस्टम ही है, ठीक है। अब इकोसिस्टम इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो भी इसमें रहेगा, जो भी इसमें इकोसिस्टम में रहेगा वो एक दूसरे पर डिपेंड होगा जी, डिपेंडेंसी होगी, चाहे वो फूड के लिए हो चाहे वो शेल्टरिंग के लिए हो, तो वो इस पे डिपेंडेंसी होगी एक दूसरे पे, ठीक है। अगर एक पार्ट इकोसिस्टम का कोई डैमेज होता है तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम में खराबी आ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर पेड़ काटेंगे तो जो भी उसमें एनिमल रहने वाले उनको खतरा होगा, ह्यूमन को भी खतरा होगा। आपने देखा होगा कि शेर आ जाते हैं फिर गांव में पकड़ लेते हैं बंदों को, तो वो कहते हैं कि तूने मेरा जंगल खाया, मैं तेरे को खाऊंगा, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या कर दिया, पेड़ काट के इकोसिस्टम के एक कंपोनेंट को खराब कर दिया, और जैसे ही वो एक कंपोनेंट खराब हुआ तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट थी वो खराब हो गई। अब वो फिर जंगल का राजा शेर तो गांव में आएगा ना, फिर वो गांव का राजा बनेगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं कहूं कि जो इकोसिस्टम पूरा हेल्दी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो बैलेंस्ड है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो फिर जो शेर को जंगल से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं अच्छे से रहेगा मजे में से। तो पूछेंगे बात कैसे हो, वो कहेगा मजों में, तो हम अच्छे हैं। चलो, नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है आपको कितने टाइप का मिलता है, देखो, एक तो होता है जी नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा मिलेगा आपको आर्टिफिशियल। नेचुरल अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो आप कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो आपको नेचुरल इकोसिस्टम है, गर्मी होगी सर्दी होगी जो भी होगा। लेकिन अगर आप किसी रूम में बैठ के एसी लगा के बैठे हो, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे हो, तो वो आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। अब जो नेचुरल है वो दो तरह का होगा जी, एक्वेटिक मीन जो वाटर में होती हैं चीजें, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल मीन जो लैंड पे रहती है, ठीक है। एक्वेटिक होगा फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ठीक है। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल कैसे होगा, ग्रास लैंड होगा, डेजर्ट होंगे, फॉरेस्ट होंगे। तो इन सब की मैं डिटेलिंग आपको आगे करवाता जाऊंगा जैसे जैसे आता जाएगा। लेकिन जस्ट आपको पता हो कि ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट है, क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम। और फ्रेश वाटर की मैं बात करूं तो आपको फ्रेश वाटर वेटलैंड की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। रिवर्स मीन जो फ्लोइंग स्ट्रीम होती है उसको लॉटिक बोल देते हैं। दूसरा होता है जैसे पॉन्ड्स और लेक जिसमें वाटर स्टैटिक कंडीशन होता है, इसको लैंटिक बोल देते हैं। ऐसे अगर मैं मैराइन की बात करूं, अपवेलिंग रीजन हो गया जी, ओपन ओशन हो गया, कोस्टल एरियाज हो गए ये सारे के सारे। और ग्रासलैंड तो हमें पता है काफी तरह के होते हैं, डेजर्ट हो गया हमारे पास, उसके बाद है जी फॉरेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं जी, ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, फाइबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और शेल्टर देता है, बिल्डिंग मटेरियल देता है, जो एयर एंड वाटर है इसको प्योरीफाई करता है, ठीक है। जो भी हमारे को डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वो भी ये प्रोवाइड करता है। और ये क्या करेगा, जो अर्थ के क्लाइमेट है उसको सही रखता है जी, स्टेबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, तो उसको स्टेबल रखेगा, मॉडर्नाइज करेगा जैसी रिक्वायरमेंट है। फ्लड को कंट्रोल कर सकता है, ड्रॉट्स को आने नहीं देगा, ठीक है। टेम्परेचर उसको एक्सट्रीम पोजीशन में जाने से रोकेगा, विंड को अच्छे से मैनेज करके रखेगा, ठीक है। और क्या करेगा जी, जनरेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल हमारे अर्थ पे होता है वो भी हमें एनवायरमेंट ही प्रोवाइड करता है जी, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, ये भी इसी से होगा, ठीक है। जैसे क्रॉप कंट्रोल्स होता है, पेस्ट और डिजीज पे कंट्रोल करना होता है, वो भी इसी से होगा, क्लियर है। तो ऐसे ये सारे इसके फंक्शन है, ये आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और प्री में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो भी आप मल्टीपल ऑप्शन होगा आप में तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। नॉर्मली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इकोसिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, 99.9% उसमें वो सारी की सारी ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है आपका। क्योंकि इकोसिस्टम की जो सर्विसेज है हम उसको नहीं ना देख सकते, ये लिमिटेड नहीं है। अभी नेचर तो हमें सब कुछ देती है, क्या नहीं नेचर देती, अगर हम लोग नेचर को अच्छे से रखेंगे तो नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। चलो, जैसे हमारे पास मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड भी हमें जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बड़ा कुछ मिलता है, ठीक है। लाइव स्टॉक, इतना फूड मिलता है, खाना सब कुछ यहीं से मिलता है, नेचर से। उसके बाद है जी बायोम। तो बायोम क्या है, इट इज द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। जो हमारे पास बायोस्फीयर है ना उसका ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है,
अब मैं पहले आपको बायोस्फीयर करवा दूं, ये क्या है, 2-3 बार बायोस्फीयर आ गया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये है क्या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है जी, अर्थ का वो पार्ट जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसपे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्लियर? थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं आपको, देखो आपने कहीं सुना होगा एटमॉस्फेयर वर्ड, ठीक है, आपने कहीं सुना होगा हाइड्रोस्फेयर वर्ड, आपने कहीं सुना होगा जी लिथोस्फेयर, तो ये रहे वर्ड्स, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एटमॉस्फेयर मतलब है एयर, हाइड्रोस्फेयर मतलब है जी वाटर, एंड लिथोस्फेयर मतलब है लैंड। तो एयर, वाटर एंड लैंड, जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी और इनमें लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो वो हो जाएगा बायोस्फेयर। अगर मैं कहूं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, मान लो हमारे पास वाटर है, उसमें लाइफ नहीं है तो वो क्या होगा, हाइड्रोस्फेयर। अगर उसमें वाटर है तो क्या होगा, वो बायोस्फेयर। ठीक है, ऐसे ही मान लो लिथोस्फेयर लैंड है, अगर उसमें लाइफ नहीं है तो वो क्या होगा, लिथोस्फेयर। अगर उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो गया जी, बायोस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हवा है, उसमें लाइफ है तो वो बायोस्फीयर बन गया। तो मींस ये जो तीनों के तीनों टर्म्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा, लिथोस्फीयर होगा, जब दीज थ्री आर इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें लाइफ मिलेगी। और वो लाइफ यहां पर है अर्थ पे, उस पार्ट को मैं बोलता हूं बायोस्फीयर। तो अब आपको बताऊंगा बायोम। तो बायोम मींस बायोस्फीयर का वो पार्ट, मींस बायोस्फीयर का पार्ट मतलब यहाँ पर लाइफ है, और लाइफ हमें पता है ग्राउंड में भी है, लैंड में भी है और वाटर में भी है। लेकिन अगर मैं टेरेस्ट्रियल पार्ट मींस लैंड वाला पार्ट देखूं तो उसमें जो मेरे को लाइफ मिलेगी उसको मैं बोलता हूं बायोम। अब आप मेरे को लगता है क्लियर आपको हो गया वही, ठीक है। और ये जो बायोम होता है वो काफी रीजन में डिविजिबल होता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जी, क्लाइमेट हो गया जी, वेजिटेशन हो गया, एनिमल लाइफ होगी, जनरल सॉइल टाइप होगी, तो ये सारे के सारे क्या है, बायोम है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, कभी भी दो बायोम सेम नहीं होते, नो टू बायोम्स आर अलाइक, कभी भी सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम, जो क्लाइमेट होगा ना वो डिटरमाइन करेगा कि एक बायोम की बाउंड्री कहां तक है। इस पिक्चर में के जरिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, जो सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट वाले वो कौन से है जी, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो याद रखना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ ये लैंड के लिए है, जब मैं बात आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम की करूंगा तो अलग होंगे। अगर मैं लैंड की बात करूं, बायोम की बात करूं, तो बायोम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस बारिश, रेनफॉल, मॉइस्चर, कुछ भी आप बोल दो। तो ये देखो जी, ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी ही लेके आऊंगा ज्योग्राफी की भी सीरीज। टेम्परेचर हो गया जी, सॉरी टेम्परेट रीजन हो गया, सब आर्कटिक रीजन हो गया, आर्कटिक रीजन हो गया। तो जो ट्रॉपिकल होगा उसमें ये देखो जी, प्लांट्स हैं, ये रेन फॉरेस्ट हो गए, ये सवाना फॉरेस्ट हो गए, और ये डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बायोम के ही टाइप है। ऐसे ही मैं टेम्परेट की बात करूं, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट ग्रासलैंड हो गए, टेम्परेट डेजर्ट हो गए। तो ये जो बाउंड्री है एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच में, वो आती है जी ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, जहां मैं कहूं क्लाइमेटिक कंडीशन से। ठीक है, और इसको मैं बायोम भी बोल सकता हूं, टेम्परेट फॉरेस्ट को बायोम बोल सकता हूं, इसको बायोम। ऐसे ही सब आर्कटिक आ गया, आर्कटिक आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है, इसी के टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर क्लियर है ना आपको जी। तो मैंने अभी बताया बायोस्फीयर के बारे में, तो अब हम देख लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में, थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। इट इज अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो लाइफ हमें पता है, बायोस्फीयर का मतलब है कि लाइफ, तो हमें ये भी पता है जो अर्थ का सरफेस है उसके अराउंड, ज्यादा हाइट पे नहीं, थोड़ी कम हाइट पे हमें लाइफ मिलती है। और ये भी पता है जो लाइफ है वो ग्राउंड में भी मिलती है और वो पानी में भी मिलती है। पानी मीन्स ओशन, सी, समुद्र और ये महासागर हो गए। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ पे हमें, अगर मैं नीचे तक की बात करूं सी में, वाटर में, तो मेरे को 200 मीटर तक मिलती है बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन।
पानी के नीचे 200 मीटर तक लाइफ मिलती है। और अगर मैं हवा की बात करूंगा तो मेरे को 6000 मीटर मीन 6000 मीटर हाइट तक भी लाइफ मिलेगी। जो बायोस्फीयर है वो एब्सेंट हमें नहीं मिलता। कहां पर नहीं मिलता भाई? नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे हमें नहीं मिलता। जो हाईएस्ट माउंटेन होती है वहां पर भी हमें नहीं मिलेगी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब लाइफ नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगा ना। डीप ओशन में भी नहीं हमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसी कंडीशन होती है जो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ के लिए, तो वो कहां से आएगी? हमें सन से आएगी। अगर सन से एनर्जी नहीं आएगी तो बायोस्फीयर भी एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइफ नहीं एग्जिस्ट होगी तो बायोस्फीयर भी एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए बायोस्फीयर के लिए, न्यूट्रिएंट चाहिए लाइफ के लिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो हमें कहां से मिलते हैं जी? एयर से, वाटर से, सॉइल से। क्लियर? द सेम केमिकल्स एंड सेम केमिकल्स आर रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन। जो केमिकल्स होते हैं वो दोबारा दोबारा रिसाइकल्ड होते रहते हैं और नई नई लाइफ को वो प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे कि लाइफ कंटिन्यू कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर एनवायरनमेंट का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये नॉलेज इकट्ठी कर लें। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।